मेरा नाम रोहित कुमार है। मैंने हाल ही में यूपीपीसीएस 2018 की परीक्षा में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त की है। आज मैं परफेक्शन आईएएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जो स्ट्रेटजी है इस एग्ज़ाम को पास करने की, उसको आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम 2018 का यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम था वो पहली बार नए पैटर्न पे, हालांकि कहा जाए तो यूपीएससी के पैटर्न पे ये पहली बार हुआ था। बिकॉज 2017 में मेंस में ऑब्जेक्टिव पेपर आया करते थे, लेकिन इस बार पूरा सब्जेक्टिव पेपर था GS1, GS2, GS3, GS4 करके। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये 3 फेज़ में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को देखते हैं। तो प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं और इस बार से 2018 के एग्ज़ाम से इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न किया गया था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले इस तरह के माध्यम से परिचित नहीं थे। तो मैं इसके बारे में भी कुछ अपनी स्ट्रेटजी, कैसे एलिमिनेशन करना है, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्या कट ऑफ है, सब पे मैं इस पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम के पे कि कौन कौन सी बुक्स की इसमें रिक्वायरमेंट है, बुक लिस्ट इसकी क्या होनी चाहिए, जो कि काफ़ी अभ्यर्थियों को इस बात का कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहले मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। जो नए प्रतिभागी हैं उनको एनसीईआरटी सबसे पहले थॉरली स्टडी करना चाहिए। जो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक को जो बोला जाता है, उसमें भी स्पेसिफिकली 9, 10th, 11th, 12th की बुक को उनको देखना चाहिए। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड करूं तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफ़ी को लेता हूं। ज्योग्राफ़ी में हमें 9, 10th, 11th, 12th वाली जो एनसीईआरटी है उसको देखने की ज़रूरत है। और क्योंकि 9th का जो उसमें चैप्टर्स हैं वो 11th के साथ रिजेंबल करते हैं, तो जब पढ़ें तो 9th और 11th को एक साथ करके पढ़ें। और उसमें भी आपको 11th वाली जो बुक है उसमें काफ़ी जो चैप्टर्स हैं, सेकंड वाली जो है बुक, तो उसमें काफ़ी जो चैप्टर हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसके साथ नोट्स मेकिंग इसका प्रोविज़न होना चाहिए। और साथ में ज्योग्राफ़ी के लिए आप जो और भी दूसरे बुक्स को अगर रेफ़र करना चाहें तो आप माजिद हुसैन की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो नॉर्मन लॉवे इसमें काफ़ी अच्छी बुक है, और काफ़ी क्वेश्चंस भी इधर देखे जा रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। तो ज्योग्राफ़ी में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो फैक्चुअल आता है, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा एनालिटिकल आता है। तो फैक्चुअल में आपको रिवर्स के नाम, कुछ जो टॉपिक्स हैं, माउंटेन्स के रेंजेस, ये सब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें फिर सॉइल टाइप, वेजिटेशन, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्चुअल में आते हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है और आत्मसार करने की ज़रूरत है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपका जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड है, आपके फॉरेस्ट टाइप और क्रॉपिंग पैटर्न से जो रिलेटेड है, उसके लिए आपको थोड़ा थॉरो स्टडी, एनालिटिकल और थोड़ा सा प्रेजेंट सर्कमस्टांस है, आजकल जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब चल रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सब इसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में सबसे फेमस बुक और सब सारे जो एस्पायरेंट हैं वो लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। तो लक्ष्मीकांत तो सबके पास है, सबको पता है पढ़ना है इसको, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लक्ष्मीकांत जैसे उसमें मान लीजिए कोई टॉपिक, बहुत सारे जैसे टॉपिक हैं, तो जैसे टॉपिक है स्पीकर या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, तो हमको उसको तो पढ़ना ही है। साथ में क्या चल रहा है समसामयिक जो करंट है उसमें क्या चल रहा है, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हम लोग देख रहे हैं कि अभी क्वेश्चन आवर को हटा दिया गया है, तो उसके साथ लिंकअप करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन उस तरह से आ सकते हैं। तो हमको उसको भी कवर करना है। जो पॉलिटी की बुक है उसको तो एक बार थॉरोली पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो करंट में जो चल रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन फॉर्म होता है तो करंट स्पेसिफिक को ध्यान में रख के ही स्टैटिक से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको करंट पे देखना ही पड़ेगा कि क्या सही में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या चल रहा है। जैसे अभी हाल ही में एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी न्यूज़ में था, तो हमें वो सारे जो टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से करना पड़ेंगे। अब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ।
हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी था और मुझे काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लगता था। हालांकि बहुत लोगों को ये सब्जेक्ट बोरिंग तरह लगता है, बट साइंटिफिक व्यू से अगर इसको आप देखें तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में देखें या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस में देखें तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख लो 150 क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रहते हैं। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारे से लगभग सेम का कवर रहता है। प्लस अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो कुछ इवेंट्स हैं जो यूपी के अभी जो प्रेजेंट बाउंड्री है उसके अंदर हुए, तो वो इवेंट काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बुक की बात करूं तो एंसेंट के लिए मैंने रोमिला थापर की बुक ऐसे प्रेफर की थी, बट वो काफ़ी मेंस के लिए थी। लेकिन मैं उससे कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट, कुछ पॉइंटर और कुछ पॉइंटर वहाँ से मैं निकाल के अपने नोट्स में, क्योंकि ये प्रीलिम्स से स्पेस के वैसे करके मैं लिख लेता था। अगर मिडावल की बात की तो सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी अच्छी है, आप उसको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न की बात की जाए तो सतीश चंद्रा, साथ में स्पेक्ट्रम, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं मॉडर्न से, तो उसमें स्पेक्ट्रम। और मैं एक और बुक की बात करूँगा जो कि अरिहंत की बुक है, मैक बुक करके, तो उसका काफ़ी मैंने उसको उपयोग किया है क्योंकि उसमें फैक्ट्स काफ़ी अच्छे सारे लिए हुए हैं। और तो हिस्ट्री में मेनली क्वेश्चंस जो आते हैं, जो कुछ जो एरियाज़ हैं वहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मॉडर्न की बात की जाए तो सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट या फिर प्रेजेंट मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट, यहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं। फिर अगर प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के सेशंस और उस सेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है उससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। फिर जो लेआउट है फ्रीडम स्ट्रगल का, जैसे चंपारण मूवमेंट से लेकर एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखो तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जैसे एनसीएम के बाद क्या क्या हुआ है इमीडिएट में। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर आप देखो कि उनकी वर्षगांठ अभी बनने वाली है, मान लो 2020 में, जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखो तो ये एक रिवोल्ट था, अभी मोपला रिवोल्ट जो था वो अभी काफ़ी न्यूज़ में है। 1921 में एनसीएम के समय हुआ था, 1920 से स्टार्ट था ऐसे, तो काफ़ी न्यूज़ में है। तो उस तरह से हमको भी देखना है कि किसी लीडर की एनिवर्सरी है, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी की एनिवर्सरी थी अभी, तो क्या किसी लीडर की एनिवर्सरी है ये साल क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट इससे प्रीसीडिंग हुआ है क्या, वो सबको भी हमको काफ़ी रखना है। क्योंकि जब क्वेश्चन, आप हमेशा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप कभी सोचिए कि एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इस साल क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। आप उस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा, मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी आपको इससे सहूलियत मिलेगी। अगर आगे सब्जेक्ट में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स मैंने रमेश सिंह से किया था, वो काफ़ी अच्छी बुक है, वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के कंबाइंड है। उसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उसके टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है जार्गन्स का बहुत ज़्यादा रहता है, तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर एक बार उसका बेसिक जो फॉर्मेट है अगर आप वो समझ जाएँ तो आपके लिए वो काफ़ी सरल हो जाता है, क्योंकि यूपीपीसीएस उतना टारगेट भी नहीं करता इकोनॉमिक्स को। बट अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, अगर उसके साथ बजट देख लें, या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर कुछ स्कीम्स हैं उसको अगर आप देख लें, तो मुझे लगता है होल एंड सोल इकोनॉमिक्स आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें तो अगर फिर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम बेसिक एनसीईआरटीज़ बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बेसिक लेवल के आते हैं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड्स हैं तो उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार एनसीईआरटी थॉरोली आप देख लें। दूसरी कि लूसेंट भी इसके लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है साइंस को कवर करने के लिए। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो बेसिक्स हैं सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट में जनरली स्टूडेंट शंकर राइस की बुक को फॉलो करते हैं, तो लेकिन मैं आपको एक एनसीईआरटी की जो 12th की बुक है जो बायोलॉजी की, उसके पीछे जो अगर आप देखें कुछ चैप्टर्स 4 या 5 चैप्टर इन्वायरमेंट के हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे क्वेश्चंस इकोटोन पे बनते हैं, क्वेश्चन इकोलॉजी पे बनते हैं, बायो एक्यूमुलेशन पे बनते हैं, तो वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, तो आप एनसीईआरटी को भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आगे करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मैगज़ीन जो बेसिक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की, परफेक्शन आइज़ की भी करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है, किसी भी इंस्टीट्यूट की आप करंट अफेयर आप उठा के उसको पढ़ सकते हैं। साथ साथ में आपको एक न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर है, उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। साथ में आप डेली नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, क्योंकि ताकि जब आप रिवीजन करें, आपके खुद के ओन राइटिंग में अगर लिखा हो तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे फिर करंट अफेयर में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यूपी में अवार्ड्स पे क्वेश्चन, फिर स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं करंट अफेयर में, तो आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ से, आप किसी भी मैगज़ीन में ये आपको मिल जाएंगे। आगे मैं यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करूँगा। यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक से आते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो आप बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं, प्लस परफेक्शन आइज़ के भी मैगजीन्स हैं, और इनके भी चैनल के माध्यम से आप यहाँ पे यूपी के स्पेसिफिक करंट अफेयर आप देख सकते हैं। और स्टैटिक के लिए आप कोई भी बुक, एक बेसिक बुक लेके उससे रिवीजन, मेनली हिस्टोरिकल हिस्ट्री से ही वहाँ पे स्टैटिक पे क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी पे रिवर्स ओवर्स आपके वो एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे, या फिर स्पेसिफिकली कुछ यूपी का है तो वो आप वहाँ से कवर इस तरह का कर सकते हैं। अब आए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो बच्चे एग्ज़ाम ये सब बुक को फॉलो कर लिए हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि कट ऑफ 126, 130 जो अभी हाल में गया है, बहुत बच्चे 120, 115 मार्क्स ला के नहीं कर पाते। तो क्या रीज़न है इसका कि नहीं कर पाते? तमाम तैयारी की वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम चूँकि सिलेबस इसका इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो सारा एक समय में ग्रास्प करना बहुत ही मुश्किल काम है इस तरह का। तो हम यहाँ पे एडुकेटेड गेस, जिसको एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन में हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारा पढ़ा हुआ कुछ चीज़, अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन ही आंसर होगा। तो इसके लिए आपने जो पढ़ा है वो काफ़ी आपका यूज़ होगा, लेकिन आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट का लगा सकते हैं। पहले आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक दे सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम, जैसे अभी यूपी पीसीएस 11 अक्टूबर को होने वाला है, तो आप अब जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉक है 150 क्वेश्चंस का, उसको लगा के देखिए। अब 2 घंटा में एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैठिए और उसको लगा के देखिए कि कितने सही हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। उसके बाद फिर जिस क्वेश्चन में आप एलिमिनेट कर रहे हैं उसको गोल से घेर के देख लीजिए कि लास्ट में कि क्या आपका वो क्वेश्चन सही हो पा रहा है, क्या आप जो एलिमिनेशन या एडुकेटेड गेस लगा रहे हो वो आपका क्वेश्चन सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा तो क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या आप ज़्यादा रेडिकल हो गए लगा रहे हो उस क्वेश्चन को, या फिर आप 2 ऑप्शन है उसी में एलिमिनेट करो। कितना क्वेश्चन आपको लगाना है, क्वेश्चन का लेवल क्या, उसके अनुसार आपको करना है। तो वो आपको खुद से बाय ओन आपको उसका आ जाएगा इस तरह का। चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन। जितना आपने पढ़ा है, आपको मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम के 1 महीने क्या पढ़ना वो पता होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले क्या पढ़ना आपको वो पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या पढ़ना वो पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्लानिंग आपका हर एक स्टेज में ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स ही टफेस्ट फेज होता है, क्योंकि 5 से 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, और सिलेक्शन हार्डली 5 से 6 हज़ार या 10,000 डिपेंडिंग अपन द सीट होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है प्रीलिम्स में। तो आप रिवीजन बहुत ज़्यादा की है एग्ज़ाम का। आप इसके लिए क्विक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर कुछ सब बहुत लोगों की याद करने की तरीका होता है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म में, या फिर कुछ अपना अलग से एक शॉर्ट बना के अपना उस तरह का कवर कर लिए। तो सबका वो स्पेसिफिक होता है। मैं ज़्यादा नोट्स तो कुछ मैं बनाता था, साथ में मैं बुक्स में ज़्यादा अंडरलाइन करता था, ताकि इम्पोर्टेंट आवर में मेरे को ये पढ़ना है मुझे, क्योंकि जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारी हिस्ट्री की बात की जाए तो हर समय याद नहीं रहते। तो आपको ऐसा करना है कि एग्ज़ामिनेशन के समय वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए, रिवर्स हो गए, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए, मैपिंग हो गई, जैसे बहुत सारे मैपिंग के क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। तो वो सब क्या है, एग्जामिनेशन के 20 से 25 दिन पहले ही से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि लास्ट तक आपको याद रह जाता है। तो लास्ट में आपका यही है। कुछ जैसे फैक्चुअल हैं कि इस बार आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट में कौन सा शामिल हुआ, कौन नहीं हुआ, तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सब एग्ज़ाम के 1 महीने से पहले से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। बाकी प्रीलिम्स में आपको थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि नॉलेज
झलकनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स नॉलेज के साथ साथ आपके एप्टीट्यूड का भी टेस्ट है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करते हैं। क्योंकि बहुत सारे में देखोगे कि आपको क्वेश्चन पता नहीं होगा, बट आप अपने एडुकेटेड गेस से, एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में एप्टीट्यूड का भी है, उसको भी आप करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। सीसेट की अब अगर बात की जाए तो सीसेट में हमें ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, जिसमें 33% मार्क्स यानी कि 200 में आपको 66 मार्क्स लाना ज़रूरी है। हालांकि देखा गया है कि काफ़ी बच्चे जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इस पेपर में। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसन पोर्शन को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें, और फिर मैथमेटिक्स का जो बेसिक बुक है जैसे RS अग्रवाल है या फिर कुछ NCERT की बुक है, उसको आप बेसिक न्यूमेरिकल जो है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले से प्रैक्टिस करते रहिए, मुझे लगता है कि हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो स्कोरिंग रहता है और अपठित गद्यांश वो सब भी आते हैं। तो 66 नंबर लाना ठीक है, आराम से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अब UPPCS के मेंस एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला पेपर होता है हिंदी का पेपर होता है। और हिंदी के पेपर में आप देखे जाए तो इसमें सब जो अपठित गद्यांश उसका उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। फिर लेटर है, अनुच्छेद है, ये राइटिंग ये सब रहता है। फिर ग्रामेटिकल में इधर आ जाएं तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। तो आप किसी भी बेसिक जो हिंदी की बुक है उससे आप उसका कवर कर सकते हैं। तो हिंदी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले देख लें, उसके बाद क्या क्या उसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार आप कर सकते हैं। काफ़ी इजी पेपर होता है अगर आप इसकी तैयारी अगर कर लें तो। नेक्स्ट पेपर एसे की बात की है तो एसे इसमें 3 एसे आपको लिखने पड़ते हैं। 9 टोटल आते हैं, एक में 3 आता है, जिसमें से आपको एक चूज़ करके लिखना पड़ता है। ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल लाइंस पे आते हैं कि जो हर साल वो रिपीट ही करते हैं, और प्लस टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके नोटिफिकेशन में, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको प्रेडिक्टेबल लाइंस पे ही ऐसे रहता है। अब देखिए एसे के अंदर लिखना क्या है, तो इससे बहुत सब लोगों का अपना अपना पैटर्न होता है लिखने का तरीका, लेकिन जो बेस्ट पैटर्न वो है कि ऐसे की जो डिमांड है, जो वो कहना चाह रहा है, उसको उसके आसपास रहते हुए हमको ऐसे को टैकल करना है। तो ऐसे मैं तो इंट्रो डिफ़र कर सकता है बहुत लोग का। बहुत सारे लोग किसी स्टोरी से ऐसे की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे लोग डेटा, अगर कहीं समसामयिक जो करंट अफेयर्स वाले मुद्दे रहते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा आ गया, पॉल्यूशन का मुद्दा आ गया, तो उसमें कुछ डेटा से शुरुआत करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग जो कोट्स हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ के, तो उनके कोट से स्टार्ट करते हैं। सबका अपना अपना स्पेसिफिक तरीका है। तो आप सबसे पहले ऐसे देख लें, ऐसे की डिमांड क्या है, क्या वो करंट अफेयर्स पर आधारित है, क्या वो किसी कोट पे आधारित है, क्या ये वो किसी पार्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, इस तरह को टैकल कर रहा था, उसके अनुसार आप ऐसे को उस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे में क्या है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव उसके सारे डायमेंशंस को कवर करने पड़ेंगे। जैसे सबसे बेसिक ये है कि उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डायमेंशन को आप हाईलाइट कर दें, क्या क्या इश्यूज़ हैं तो उसको आप देख लें। उसके बाद सॉल्यूशन में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं, या फिर कुछ एग्जांपल, या फिर कोई केस स्टडी भी आप इसमें शॉर्ट में ऐड कर सकते हैं। और इसका जो कंक्लूज़न होगा वो वे फॉरवर्ड की तरह होगा, जिसमें आप ये दिखाएं कि हाँ कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें ऐसे में आप कुछ सुधार लाने की, अगर कुछ उस तरह का मुद्दे हैं तो उसमें आप सुधार लाने की कोशिश किए हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव लाइंस पे आप उसका वो कर रहे हैं। अगला, अब GS के इसमें 4 पेपर आते हैं। GS 1, 2, 3, 4 GS आते हैं। GS 1 में बेसिकली आपका हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी आपका आता है, ठीक है। तो इसमें आप जो प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म अगर आप देख लें तो उससे आपका हिस्ट्री में आपका आराम से कवर हो सकता है। सोसाइटी में बेसिकली आपका सारे जो वुमेन हैं, एल्डरली हैं, उन पे, और चाइल्ड हैं, उन पे क्वेश्चन इस तरह का बनता है। ज्योग्राफी में जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उसी में बनते हैं, ठीक है। आप सिलेबस से GS 2 और GS 3 और एथिक्स का जो पेपर है GS 4 का, उससे आप काफ़ी भली भांति परिचित होंगे ही। तो मैं उसको स्किप करते हुए मैं डायरेक्टली आंसर राइटिंग पे आ जाता हूँ। पे जो है उस पर मैं फोकस करता हूँ कि आंसर किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप आंसर लिखें। तो सबसे पहले आंसर में सबसे पहले आंसर के जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट को आप समझें कि क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ क्या कीवर्ड्स अटैच हैं, जैसे कमेंट,
या एग्जामिन या डिस्कस या फिर इवेल्युएट, ये सब जो कीवर्ड्स, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि बच्चे इन कीवर्ड्स को छोड़ के जो उनको आता है बस वही वो स्पिल ओवर करके चलाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे मैंने तो सब कुछ लिखा है तो मार्क्स तो अच्छे ही आने चाहिए, बट हालांकि होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो क्वेश्चन की जो की डिमांड्स है उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी बात जो कीवर्ड्स हैं उसको समझ नहीं रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए डिस्कस की अगर बात की जाए तो डिस्कस में आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा, तो उसमें आपको पहले इंट्रो में ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन पहले लिख देना है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में रिसेंट एग्जांपल लिख देना कि अरे नेगेटिव ही कॉन्टेक्स्ट लिखें या पॉजिटिव लिखें। कोविड का एग्जांपल दे दें, ग्लोबलाइजेशन का के कारण इतना इंटरकनेक्टेडनेस है कि कोविड एकदम वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गया। उसके बाद अगर बॉडी में अगर आए तो अब डिस्कस पूछा है तो उसमें आपको 2 डायमेंशन लिखने हैं, एक तो पॉजिटिव डायमेंशन इसके, एक दूसरा नेगेटिव डायमेंशन। तो बॉडी में वो आपको लिखना है। फिर वे फॉरवर्ड में इसका कुछ सजेस्टिव मीजर्स या वे फॉरवर्ड भावी दिशाएं जिसको अगर बोलते हैं, तो कुछ सजेस्टिव मीजर, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको उसमें ऐड कर देना है। और अगर ग्लोबलाइजेशन अभी क्या हो रहा है निगेटिव में, जैसे आप कुछ पॉइंट उधर ऐड कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए एग्जामिन का क्वेश्चन है तो एग्जामिन में आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपने अपने जो आंसर के जो बॉडी में एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे इवेल्युएट हो गया तो हर एक उसको छोटे छोटे की में ब्रेक करके उसके बाद उसको लिखना है। तो ये कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेंस वाले आंसर में। दूसरा बात कि आप क्वेश्चन के प्रिडिक्टेबल नेचर को कैसे पकड़ें, इसके लिए आपको पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेस्ट अगर कोई क्वेश्चन है अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। क्योंकि मेनली बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक तो रिपीटिशन भी होता है स्टैटिक टॉपिक्स से, और दूसरा बात कि आपको पैटर्न पता चल जाता है, तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी कि किस तरह से आपको वहाँ पे करना है। और उसके बाद मॉक टेस्ट, फिर अगर मेंस की बात की जाए तो मॉक टेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक तो आप आंसर लिखते हो, अगर आपका इवेल्युएशन सही से नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगी कि आपकी कमियाँ क्या है। आपको सही इवेल्युएशन आपका ज़रूरी है, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न के अनुसार होती है मार्किंग, ठीक है। तो आपको अगर आप कहीं मॉक टेस्ट दोगे या फिर आंसर राइटिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको इंट्रो में क्या लिखना है, आपके बॉडी में क्या लिखना है, क्या क्या कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, क्या एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखना है, क्या कंक्लूज़न में गवर्नमेंट स्कीम्स लिखने हैं, क्या उसमें कुछ इनोवेटिव, या फिर कहीं जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो हम एक इनोवेटिव इसका सॉल्यूशन हो सकता है चार्टर सिटी। क्योंकि हम देखा जाए कि यूएसए में चार्टर सिटी ऐसे होता है कि उस सिटी को सारा अपना खुद गवर्न करने का, लॉ बनाने का सारा उसको डिवैल्यूएट कर दिया जाता पावर। तो जैसे अर्बनाइजेशन का अगर चैलेंज है उसको जो सॉल्यूशन लिखते रहेंगे तो वहाँ पे हम इनोवेटिव सॉल्यूशन के रूप में चार्टर सिटी के बारे में लिख सकते हैं। तो ये एग्जामिनर को भी लगेगा कि काफ़ी अलग आंसर है, क्योंकि सबके सोर्सेज सेम रहते हैं, तो काफ़ी एक लगातार एक ही सेम वे पैटर्न पे आंसर आ जाता है। तो ये आपके अच्छे मार्क्स फेच करने के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा। तो मॉक टेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है और सही इवेल्युएशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी बात ये की जाए कि जो इथिक्स का पेपर है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि इथिक्स के पेपर में जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे आपका इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है। तो मैंने क्या किया था इसमें, ये सब जितने कीवर्ड्स हैं, परसेवरेंस क्या है, तो इसको कीवर्ड्स को मैंने हिंदी में लिख लिया था इसको, ताकि मुझको देखिए ऑनेस्टी अगर किसी से पूछा जाए कि ऑनेस्टी क्या है तो कोई भी बता सकता है, अगर आपको उसका शाब्दिक अर्थ पता हो तो बहुत बार जैसे बच्चे हैं तो वो जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है तो बच्चे समझ नहीं पाते और कुछ लिख देते। अगर हिंदी में आप उसका कीवर्ड करके लिख लें और उसको बार बार देखें तो आप बेसिकली एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ नहीं भी आया तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इथिक्स में पार्टिकुलर ये, और केस स्टडी के लिए आप तो जनरल न्यूज़पेपर में जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसी को पढ़ना चाहिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा जो रिसेंट इवेंट है लोकल लेवल पे ही, कि अगर आप देखो कि लोकल लेवल पे कहीं मान लीजिए कहीं राइट हो गया, ठीक है, तो अब डिस्ट्रिक्ट मशीनरी वहाँ पे कैसे वर्क कर रही है कि कैसे डीएम आ गए या फिर कैसे एसपी या पुलिस व्यवस्था कैसे बंदोबस्त हो गया, तो वो सब भी काफ़ी ज़रूरी है। और किस प्रोसीजर में हुआ और किस सब्सिक्वेंट एक्शन कैसे लिया गया ये भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो केस स्टडी आपका वही सिमिलर उसी लाइंस पे है कि आपको एक सिचुएशन दे दिएगा कि हाँ यहाँ पे फ्लड आ गया है, तो अब आपको करना क्या है। एज वहाँ पे आपकी डीएम है तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कुछ ग्रुप हैं जो कि वहाँ पे उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो आपको ऐसा करना क्या है। तो अगर आप
करंट में अगर कुछ ऐसा चलता हुआ होगा उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक लेआउट मिल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। तो मैं ये बोलूँगा कि लोकल न्यूज़ को भी आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए ताकि आपको केस स्टडी में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है केस स्टडी, तो वो आपको काफ़ी एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगा। तो और दूसरी बात, मेंस के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप हर एक GS 1, 2, 3, 4 के सिलेबस को देखिए और उसके बाद उसके जो कीवर्ड्स हैं सिलेबस में उस पे आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे और मैंने अपना पार्टिकुलर ये बोलूँगा, जैसे मैं इंट्रो है, ठीक है, तो मैं इंट्रो के लिए जैसे कुछ जैसे मान लीजिए SSG का जो डेफिनेशन है, तो मैं ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके मैं SSG का डेफिनेशन ले लिया। मान लीजिए जैसे पॉवर्टी का जो डेफिनेशन, मैं वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाके पॉवर्टी का डेफिनेशन लेके लिख लिया, ताकि कहीं भी जब आए क्वेश्चन इस तरह का तो मैं लिख सकता हूँ। वो सब क्या होता है, काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में वो लिखिएगा तो काफ़ी इम्पैक्ट मिलेगा, तो वो आप एक कर सकते हैं। फिर बॉडी के लिए तो आपका जो कंटेंट है उसी को आप अच्छे से रिवाइज इसका कर सकते हैं। अब कंक्लूज़न के लिए भी आप स्पेसिफिक रहिए थोड़ा सा, कुछ गवर्नमेंट स्कीम उसके डायरेक्शन में है, कुछ वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे अब लाडली लक्ष्मी योजना जो MP गवर्नमेंट की थी, उसी को बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली गई। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे जो योजनाएं हैं जो काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट पे इसको इवेल्युएट किया जा सकता है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसके थ्रू आप मेंस का आप सही से वो कर सकते हैं। बाकी ये मेंस का ये स्ट्रेटजी मेरा यही रहा। अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू देखिए बेसिकली ये आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये आपकी जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। तो ये आपकी पर्सनालिटी जो आपकी है, जो आपकी है उसका ही बेसिकली ये टेस्ट है। तो इंटरव्यू में आपको बेसिकली जो जितना आपने पढ़ा है उसको आप ऑप्शनल एक बार अपना देख सकते हैं, कुछ रिवीजन उसका कर सकते हैं, बट आपको बस अब कॉन्शियस रहना है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप जाइए तो UPSC का पर्टिकुलर इंटरव्यू अगर आप देखिएगा तो उसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि UP स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, आपके प्लेस के स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, प्लस आपके ऑप्शनल्स के स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे मैं अपना अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछा गया था कि आपको बिहार और UP में क्या कॉमन लगता है, कि क्या सबसे बड़ी इशू है। तो मैं बोला लैंड डिस्प्यूट सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि उसी के कारण ही सारे जितने भी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट क्राइम, या फिर आपस में जो रंजिश होती है वो लैंड डिस्प्यूट से अराइज होते हैं। ये NCRB का डेटा भी है कि 90% ऑफ द केसेस लैंड डिस्प्यूट से अराइज होते हैं। तो मैं ये जब बात बोलूँ तो काफ़ी इंप्रेस हुए, और जो नेक्स्ट जो मेंबर थे उन्होंने लैंड पे ही मुझसे सारा मिडिवल एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न तक लैंड पे ही क्वेश्चन पूछा। तो आप इंटरव्यू को गाइड भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जो आपका कि इस तरह का लगा। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेंबर मुझसे सिर्फ ऑप्शनल के क्वेश्चन से उन्होंने पूछा, तो और फैक्चुअल भी काफ़ी सारे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा UPSC लिए पार्टिकुलरली उसके लिए एक तो अपने पर्सनालिटी पे आप डेवलप कर लें कि क्या क्या आपने किया है। अगर आपने जॉब किया है तो अपने जॉब का जो पार्टिकुलर जो जॉब किया उसकी सारी चीज़ें, विशेषताएं सब कुछ हैं, कैसे वो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर, ठीक है। आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, ये सब जो जनरलाइज क्वेश्चन है इसको भी आप प्रिपेयर करने हो सके आपसे पूछा जा सके। तीसरा बात, इंटरव्यू में बेसिकली ऐसा होता है कि जो आप बोलते हैं उसी से क्वेश्चन फिर फॉर्म होता है। तो आप बोलने के समय ये एक प्रैग्मेटिक सोच के साथ एकदम स्पेसिफिक बोलिए, क्योंकि अगर आप उसके दूसरे डायरेक्शन में ले जाएंगे तो कुछ ऐसे अननोन आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है वहाँ से क्वेश्चन वो करना शुरू कर देंगे, जो कि थोड़ा नेगेटिवली जा सकता है अगर आप देखें तो मैं ये बोलूँगा कि इंटरव्यू में आप स्पेसिफिक बोलें, वर्ड्स का चयन सही करें। ये अब कैसे होगा, तो आप कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आप बोलने में सक्षम ना हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या हो सकता है, जब इंटरव्यू का टाइम आए तो अपने फ्रेंड के साथ 1-to-1 आप इंटरव्यू दे सकते हैं, प्लस मिरर के सामने आप इस तरह का बोल सकते हैं। मैं पार्टिकुलर और दूसरा सबसे मॉक इंटरव्यू जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे जब याद आता है तो मैं अपना सबसे पहला इंटरव्यू मैंने परफेक्शन आईएएस के साथ दिया था। तो उसमें सर ने काफ़ी मुझे मेरे जो वीक पॉइंट्स थे, कैसे मैं अटक के बोल रहा था, ये सब इस सब के बारे में काफ़ी उन्होंने काफ़ी बताया था। तो इससे अपनी वीकनेस पता चलती है। मैं फिर उस पर काफ़ी वर्क किया कि हाँ मुझको ऐसा करना है कि नॉलेज वाइज ठीक है, सबके कोई जो मेंस क्वालिफाई करके आया उनके पास इतना नॉलेज तो रहता ही है, लेकिन कैसे उस चीज़ को करना है तो वो आपको थोड़ा मॉक आपको देना पड़ेगा। और थोड़ा फ्लुएंसी जो है स्पीच में वो प्रैक्टिस से ही आएगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस उस हिसाब से करना पड़ेगा। साथ में आप कुछ अगर आपका कुछ हॉबीज़ हैं
जैसे बहुत सारे लोगों की पोइट्री थी, किसी का क्रिकेट खेलना है, किसी को क्रिकेट देखना है, किसी का बिंज वॉचिंग आजकल जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम इसका चल रहा है, आप वो भी बोल सकते हैं। क्योंकि हालांकि मेरे एक फ्रेंड को क्वेश्चन में पूछ दिया कि अभी रिसेंट में कौन सा नेटफ्लिक्स पे पॉपुलर शो अभी आया है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन जा सकता है आपका। रैंडम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बस क्या रहना है कि आपको अटेंटिव रहना है आपके सराउंडिंग के प्रति, आपके नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ के प्रति, नेशनल न्यूज़ के प्रति, प्लस इंटरनेशनल अफेयर में क्या हो रहा है। तो आपको करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, अपनी पर्सनालिटी को कवर करना है, अपने ऑप्शनल्स को देखना है, ठीक है। अब बाकी आपने जो इतना पढ़ा है तो उसको बस प्रायोरिटाइज़ कर लिए कि हाँ मुझको ये बोलना है, और थोड़ा सा सारे भी जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर आप पढ़े तो हैं, लेकिन आप उसको बोल बोल के देख लीजिए अपने सामने। एक छोटा सा वीडियो बना के खुद से देख सकते हैं कि क्या ये मेरे से सही हो रहा है, क्या मेरी फ्रीक्वेंसी सही है, क्या मेरा टोन सही है। और दूसरी बात, मैं यूपीपीसीएस में भी स्पेसिफिक करना चाहूँगा, क्योंकि जब पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ नाम लेना शुरू कर दिया, योगी आदित्यनाथ, तो जो कि काफ़ी निगेटिवली चल जाता है। आपके चीफ मिनिस्टर हैं प्लस सीनियर हैं, तो वहाँ पे श्री लगा के यूज़ करना, वो भी बाद में इस बात को बोलते हैं, जो कि निगेटिवली जाता है कि आप थोड़ा सा वो कर नहीं रहे। तो इन सब चीज़ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। प्लस दूसरी बात कि आपके जो आप पहने वो काफ़ी ग्रैबिंग, अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होना चाहिए। सिंपल सोबर आप शर्ट और पैंट और टाई आपका अपने अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं, जो इंटरव्यू में काफ़ी वो हो। बाकी इंटरव्यू वही मैं फिर से यही बात बोलना चाहूँगा कि वो पर्सनालिटी का ही टेस्ट है, तो उसमें आपकी जो बेसिकली पर्सनालिटी है उसी को आपको कवर बस करना है। बाकी यही मेरी पूरी यूपीपीसीएस की 2010 की पूरी स्ट्रेटजी थी। और मैं परफेक्शन आइज टीम का काफ़ी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।